तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम आपको सबसे पहले बता दें कि आज जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, कल के लाइव टेस्ट में हम आपको बताए थे, लेकिन कल का लाइव टेस्ट जो हुआ उसमें पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया था। किसी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से बीच में ही लाइव टेस्ट समाप्त करना पड़ गया। तो एक बार फिर से आज हम लोग इन सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको अगर याद है तो आप लोग सही सही इसका आंसर भी बता दीजिए हमें नीचे लाइव चैट में कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए, आज का लाइव टेस्ट बायोलॉजी का होने वाला है। बायोलॉजी से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि 25 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और 25 में 25 का आप लोग सही जवाब बताइएगा। 25 में एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत होता है तो समझिए कि आपकी तैयारी अभी बिल्कुल अधूरी है। तो चलिए, हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर नीचे लाइव चैट में बताते चलिएगा और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए, हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? बताइए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? ग्रसनी होता है कि छोटी आंत होता है कि अमाशय होता है कि ग्रासनली होता है? पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो बताइए, पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत कहलाता है। ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत कहलाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 होता है कि 8 होता है कि 1 होता है कि 4 होता है? बताइए, दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होता है। दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होता है। चलिए, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? बताइए, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कुटपाद के द्वारा ही अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? अगर आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो क्वेश्चन बैंक में हर एक वर्ष, मतलब करीब करीब हर एक वर्ष यह वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो बताइए, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेगा होता है कि मधुमेह होता है कि बौनापन होता है, क्या होता है? बताइए, चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, जिसको चीनिया रोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए। रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाए तो उससे कौन सा रोग होगा? टीबी होगा कि मधुमेह होगा कि एनीमिया होगा कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हिंदी में उच्च रक्तचाप बोलते हैं? तो बताइए, 5वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? रक्त में आयरन की कमी से। तो ध्यान रखिएगा, यदि रक्त में, खून में आयरन की कमी हो जाता है तो उससे एनीमिया रोग हो जाता है। 5वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। रक्त में आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। 6वां नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से मादा ग्रंथि कौन है? अंडाशय है कि अंडाणु है कि अंडज है कि अंडकोश है? बताइए, 6ठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, मादा ग्रंथि बोलते हैं अंडकोश को। 6ठा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। मादा ग्रंथि अंडकोश को बोला जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? फूल तो आप लोग देखे होंगे, तो बताइए, फूल का कौन सा भाग परागकण बनाता है? 7वां नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पुष्प का पुंकेसर जो होता है वो वह परागकण बनाता है। ठीक है, 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पुंकेसर में ही परागकण का निर्माण होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? हाइड्रा में कौन सा जनन होता है? आपसे अभी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। और किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है यह पूछा जा रहा है। तो बताइए, खंडन के द्वारा होता है, कृत्रिम विधिया के द्वारा होता है कि पुनर्जनन की मुकुलन? तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वह मुकुलन के द्वारा होता है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 8वां का डी नंबर ऑप्शन, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव में ऑटोसोम की संख्या, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, मानव में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होता है। 22 जोड़ी कहने का मतलब 44 हो जाता है। ठीक है, जोड़ी कहने का मतलब दुगना होता है। मानव में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी।
अब 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका में कि उत्तक में कि केंद्रक में कि इनमें से सभी में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र पाया जाता है केंद्रक में। 10 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं, जिसे आप लोग ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ इस प्रकार से बोलते हैं ना, ओ पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, इस प्रकार से। तो बताइए कि मानव में कितने रक्त समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं? 11 नंबर ऑप्शन, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो ध्यान रखिएगा, मानव में 4 रक्त समूह के प्रकार होते हैं। 11 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कितने प्रकार होते हैं रक्त समूह के? तो 4 प्रकार। अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई? 1876 के 1870 के 1879 के 1875? बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान रखिएगा आप लोग, गुणसूत्र की खोज हुआ था 1875 ईस्वी में। 12 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। गुणसूत्र की खोज 1875 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न हम लोग देख लेंगे। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऊपर में हम आपको अभी अभी बताए कि मानव में 22 जोड़ी ऑटोसोम होता है। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए बताइए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? यानी कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण? तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है सौर कुकर में। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह वाला पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो जो भी लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? जो पवन विद्युत जनित्र होता है उसमें पवन की चाल यानी कि हवा की चाल कम से कम कितना होगा, तब पवन विद्युत का निर्माण होगा? बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा? 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग जवाब दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तभी विद्युत का निर्माण होगा। इसलिए 15 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है कि जूल होता है कि ताप होगा कि न्यूटन होगा? बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? यानी कि ओजोन परत का धीरे धीरे जो ह्रास हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, उसके लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? CO2 की, SO2 की, CFC की, NO2? बताइए। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 17 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, CFC, जिसको कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको हिचकिचाना नहीं है, बल्कि बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। यूरो 2 का संबंध किससे है? बताइए यूरो 2 का संबंध इनमें से किससे है? वायु प्रदूषण से है कि जल प्रदूषण से है कि मिट्टी प्रदूषण से है? बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। 18 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है। चलिए अब 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। 5-7 क्वेश्चन और बच गया है, आप लोग जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा। एक सर्वाहारी जीव कौन है? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। एक सर्वाहारी जीव कौन है? बाघ है कि कुत्ता है कि गाय है? गाय तो मांसाहारी नहीं होता है, इसलिए यह वाला तो कैंसिल हो जाएगा। बाघ शाकाहारी नहीं होता है। देखिए, गाय मांसाहारी नहीं होता है और बाघ शाकाहारी नहीं होता है, बाघ सिर्फ मांस खाता है। लेकिन कुत्ता है, उसको अगर दाल भात खिलाइएगा तो वह भी खा लेगा, रोटी खिलाइएगा वह भी खा लेगा, और मांस खिलाइएगा तो और चाव से खाएगा। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन ही सही होगा, सर्वाहारी। सर्वाहारी कहने का मतलब होता है कि सब कुछ खा ले। तो सब कुछ कौन खाता है? कुत्ता खाता है। तो बस 19 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में सबसे पहले ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए, ओजोन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसका मतलब कि ओजोन के एक अणु है। तो एक अणु में यहाँ पर 3 परमाणु देख रहे हैं कि है, इसलिए ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था।
चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिससे क्या हुआ था कि सभी लोग पेड़ के साथ चिपक जाते थे और बोलते थे कि सबसे पहले हमें काटो, उसके बाद ही पेड़ को काटो। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा के ही नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्षों को संरक्षित करना था, पेड़ पौधे को बचाना था। एक इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये सुंदरलाल बहुगुणा किए थे, नाम ध्यान रखिएगा। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? बायोगैस है कि सौर ऊर्जा है कि पवन ऊर्जा है कि कोयला है? 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला हो जाएगा। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि CFC का पूरा नाम बताइए। देखिए अभी आपको हम ऊपर में बता रहे थे ओजोन परत अपक्षय वाला क्वेश्चन में कि CFC गैस के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, वहां पर हम आपको CFC का पूरा नाम बताए थे। तो अब आप लोग यहाँ पर हमें बता दीजिए कि CFC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी नंबर ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए चिपको आंदोलन से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था बताइए? ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 24 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुआ था। 24 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में। चलिए अब 25 और सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना है? यानी कि वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? बताइए वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 70 है कि 75 है कि 78 है कि 21 है? 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, वायु में नाइट्रोजन 78% है। 25 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वायु में नाइट्रोजन कितना है? 78% है। 25 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बायोलॉजी में कुल यही 25 क्वेश्चन था, जिससे कि आज हम आपको इस सेट में बताए, इस लाइव टेस्ट में बताए, जिसमें बताए गए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, अगर याद ना हो तो लिख करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए आपको यह क्लास कैसा लगा, लाइव टेस्ट कैसा लगा और कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ, यह भी आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। बिल्कुल ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी से आपको बताना है, 1% भी बेईमानी नहीं करना है। चलिए तो बताइए कमेंट में। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। लाइक तो करना जानते होंगे, लाइक में आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है, तो उतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के भी, ताकि आपके दोस्त लोग को भी पता चल सके कि टारगेट बोर्ड एक चैनल है जिस पर मैट्रिक की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा अगर जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और आप लोग मन लगा करके ध्यान से पढ़ते रहिए।